नंबर 1 से लेकर 10 तक बहुविकल्पी था। अब प्रश्न संख्या 10 तक तो हो गया है। अब 11 से लेकर कितना तक, 18 तक, यानी 10 8 18 टोटल 18 कितना, 11 से लेकर प्रश्न 11 से लेकर 18 तक क्या रहेगा, अति लघु उत्तरी प्रश्न रहेगा। कितना, 18 तक अति लघु उत्तरी प्रश्न रहेगा। तो पहला प्रश्न क्या है, मांग को परिभाषित कीजिए। क्या, मांग को परिभाषित कीजिए। चलिए अब इसका उत्तर देख लेते हैं। आप पेन कॉपी लिए हैं तो इस प्रश्न को पहले लिख लीजिए। प्रश्न नंबर 11, मांग को परिभाषित कीजिए। या आप डायरेक्ट याद कर रहे हैं तो समझकर याद कर लीजिए, या आप स्क्रीनशॉट मार लीजिए यदि आप बाद में लिखना चाहते हैं तो। ठीक, अब चलिए प्रश्न नंबर 11, मांग को परिभाषित कीजिए। तो प्रश्न नंबर आपका 11 था कि मांग को परिभाषित कीजिए। मैं आपको प्रश्न बता चुका हूँ। अब देखेंगे हम प्रश्न नंबर 11 का उत्तर। क्या, प्रश्न 11 का उत्तर क्या कह रहा है कि प्रो मतलब लिखा है तो आपको प्रो से या कुछ भी अगैरह वगैरह मतलब कुछ भी नहीं पढ़ना। क्या पढ़ना है, प्रोफेसर। प्रो से क्या होता है, प्रोफेसर। तो आपका जो प्रश्न 11 है, 11 का उत्तर यही है कि प्रोफेसर मेयर्स के अनुसार, आप किसी व्यक्ति का नाम लिखेंगे थोड़ा ब्लैक में लिखेंगे तो अच्छा लगेगा। ठीक, प्रोफेसर मेयर्स के अनुसार, यानी जब मेयर्स के अनुसार लिखेंगे किसी के अनुसार तो कॉमा लगाना है, फिर आपको डबल इन्वर्टेड कॉमा लगाना है और लिखना है किसी वस्तु की मांग उन मात्राओं की सारणी होती है जिन्हें क्रेता समय विशेष रूप पर सभी संभव मूल्यों पर खरीदने के लिए तैयार रहता है। यहाँ पर पूर्ण विराम डबल इन्वर्टेड कामा। ठीक, अब प्रोफेसर मेयर्स के अनुसार, मेयर ने क्या करें कि किसी वस्तु की मांग उन मात्राओं की सारणी होती है। किसी भी वस्तु का जो मांग होता है वह उन मात्राओं का एक तरह से सारणी होता है जिन्हें क्रेता समय, जिन्हें क्रेता यानी जो क्रय करने वाला होता है, लेने वाला होता है, विशेष पर सभी संभव मूल्यों पर खरीदने के लिए तैयार रहता है। यानी जितने मूल्य पर कोई वस्तु हो, यदि कोई व्यक्ति खरीदने के लिए तैयार रहता है तो उसी को हम एक तरह से मांग कहते हैं। यह किसने कहा है, तो प्रोफेसर मेयर्स ने कहा है। तो समझकर आपको सिर्फ लिखना है। आप जब याद कर लेंगे तो लिखेंगे तो आपको पूरा नंबर मिलेगा। सिर्फ आपको याद करना है। यदि आप याद कर लिए तो आप परीक्षा में सबसे आगे जाएंगे, मैं यह कह रहा हूँ। सिर्फ आपको याद कर लेना है। कौन सा क्वेश्चन आएगा कौन सा नहीं आएगा इससे आपको ध्यान में रखना ही नहीं। क्वेश्चन देखिए हमेशा आसान ही आता है। आपके जो प्री बोर्ड और जो आपके प्री बोर्ड होते हैं, अर्धवार्षिक होते हैं ना, ये सब पेपर कठिन आते, टफ आते हैं। लेकिन बोर्ड में इतना कठिन और टफ नहीं आता है, क्योंकि मेरा भी एक्सपीरियंस है। आप कभी मत घबराइए, चाहे आप प्राइवेट स्कूल में पढ़ते हो चाहे आप सरकारी स्कूल में पढ़ते हो, पेपर सबका सेम होता है। क्योंकि 7 सेट बनते हैं। अब 7 सेट पूरे यूपी में, आप किसी भी ज़िले से आपको कोई भी सेट मिल सकता है। ठीक, तो आप घबराइएगा मत, जो क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ वही सब क्वेश्चन आएगा। तो प्रश्न नंबर 11 का उत्तर हो गया। चलिए प्रश्न नंबर 12 की तरफ। यह आपका अति लघुत्तरी प्रश्न था। कौन सा था, अति लघुत्तरी। यह आपका अति लघुत्तरी प्रश्न था। अब आपको क्या करना है, यह कितने शब्दों में आपको उत्तर देना था, तो यह 50 शब्दों में आपको उत्तर देना था। देखिए आपको कितने शब्दों में, 50 शब्द में उत्तर। 50 शब्द मतलब आप समझ, जैसे उत्तर है 1 शब्द, 2 शब्द, 3 शब्द, 4 शब्द, 5 शब्द, 6 शब्द, 7 शब्द, 8 शब्द, 9 शब्द, 10 शब्द, 11 शब्द, 12, 13, 14, 15, 16, 17, इसी तरह से आपको 50 शब्दों में उत्तर देना है। यदि यहाँ तक करने में 50 शब्द नहीं हो रहा है तो आप थोड़ा बहुत 1-2 लाइन बढ़ाकर लिख सकते हैं। यानी अब जैसे मांग को परिभाषित कीजिए, तो पहले आप हेडिंग डालेंगे मांग, तो मांग के बारे में आप लिखेंगे। तो इस तरह से लिखते लिखते आपका 50 शब्द हो जाएगा, आप घबराइएगा मत। तो आपका 50 शब्द से कम नहीं होना चाहिए, वैसे इतना भी आप लिख देंगे तो आपको पूरा नंबर मिल जाएगा। तो 1-2 लाइन तो आप ज़रूरी नहीं, मैं कह रहा हूँ कि ठीक इतना हो गया। मान लीजिए कितना 17 था, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30। मान लीजिए 30 प्रश्न है, 20 प्रश्न मतलब 30 शब्द हैं, 20 शब्द घट रहा है। तो आप मांग हेडिंग डाल देंगे तो थोड़ा से 21 हो जाएगा, कितना 31 हो जाएगा, घट रहा 19 शब्द। अब 19 शब्द कैसे हम करेंगे, तो हम अपने मन से बनाएंगे
कि प्रोफेसर मेयर्स ने कहा है कि किसी वस्तु को कोई व्यक्ति खरीदने के लिए तभी तैयार होता है जब उसको उस मूल्य पर, जिस मूल्य पर वस्तु बिकना चाहिए, यदि उसी मूल्य पर कोई वस्तु बिक रही है तो वह व्यक्ति खरीदने के लिए खुशी से और अच्छे से खरीद सकता है। तो बहुत ही आसान है, इसको आप अपने मन से बनाकर 10 से 20 शब्द बढ़ा सकते हैं। तो इसी प्रश्न में ऐसा है कि मैंने आगे नहीं लिखा हूँ, अगले प्रश्न में जो भी कराऊंगा मैं 50 शब्द से नीचे नहीं कराऊंगा। अगला प्रश्न आपका है प्रश्न नंबर 12, सीमांत प्रतिस्थापन दर क्या होती है? सीमांत प्रतिस्थापन दर क्या होती है? चलिए 12 का उत्तर देख लेते हैं। अब देखिए, इसमें आपका था सीमांत प्रतिस्थापन दर, तो आप बताइए क्या इसमें 50 शब्द नहीं होगा? एकदम आराम से 50 शब्द है, तो इसलिए आप घबराइएगा मत। सभी क्वेश्चन जितने शब्द में पूछे गए उतने शब्द में मैं आपको बताऊंगा। वह प्रश्न मांग बहुत ही आसान था, इसलिए मैं आपको बता दिया। और आप उतना ही शब्द यदि लिख कर आएंगे, 30 ही शब्द आप लिख कर आना। यदि आपको 3 नंबर ना मिले तो आप मुझे कहना। तो 30 शब्द 25 शब्द आप लिख देंगे तब भी कोई दिक्कत नहीं है। 25, 30, 40, 35, 50 कोई दिक्कत नहीं, आप लिख कर आइए, मैं कह रहा हूँ, ठीक। लेकिन आपको कोशिश यही करना है कि 50 से कम ना हो। यदि हो जा रहा है तो घबराना मत, तनिक भी, आपको तन को नहीं घबराना है, आपको पूरा एकदम खुशी से लिख कर आना है। तो ऐसा होगा ही नहीं। तो देखिए, आपका प्रश्न नंबर 12 था सीमांत प्रतिस्थापन दर। तो लिखेंगे प्रतिस्थापन की सीमांत दर, प्रतिस्थापन की सीमांत दर हेडिंग है, हो गया। अब लिखेंगे प्रतिस्थापन की सीमांत दर वह दर होती है जिस पर एक उपभोक्ता एक वस्तु का त्याग कर उसे दूसरी वस्तु से स्थानापन्न करने को तत्पर रहता है। इसे निम्न सूत्र द्वारा ज्ञात किया जा सकता है। प्रतिस्थापन की सीमांत दर MRS XY बराबर Y वस्तु की त्याग की गई मात्रा डेल्टा Y बटे में X वस्तु की बढ़ाई, XY है ना, तो X वस्तु की बढ़ाई गई मात्रा डेल्टा X। यह तटस्थता वक्र के ढलाव को प्रदर्शित करता है। यह किसको? तटस्थता वक्र को, तटस्थता, क्या लिखा? तटस्थता, तटस्थता, तटस्थता वक्र को, तटस्थता वक्र के ढलाव को प्रदर्शित करता है। तो यानी सीमांत दर, प्रतिस्थापन की सीमांत दर वह दर होती है जो एक उपभोक्ता क्या करता है, एक वस्तु का त्याग कर एक दूसरे वस्तु का तुलना करता है। एक तरह से आपको यह समझ लेना है। तो चलिए अब प्रश्न नंबर अगले। प्रश्न नंबर आपका 13 है, एक पूर्ण प्रतियोगिता बाजार में संतुलन कब स्थापित होता है? एक पूर्ण प्रतियोगिता बाजार में संतुलन कब स्थापित होता है? तो चलिए अब देख लेते हैं 13 का उत्तर। अब देखिए, ये रहा आपका प्रश्न नंबर 13 का उत्तर। क्या 13 का उत्तर? क्या यह भी 50 शब्द नहीं होगा? तो सब 50 शब्द हैं। जितने शब्द में पूछेगा उससे ज़्यादा ही शब्द कराऊंगा, कम नहीं कराऊंगा। तो सिर्फ एक ही प्रश्न था, उस प्रश्न को आप बनाकर लिख लीजिएगा, या आप अभी से ही बना लीजिए। मैं बोल रहा हूँ, मैं बोला था, मैं जो बोला वही बनाकर लिख, जो मैं बोल रहा था वही मेरे बात को सुनकर आप लिख लीजिए कि कोई भी व्यक्ति, पहले का मैं एक बार थोड़ा सा बता दूं, पहले का मतलब 11 का, कोई भी व्यक्ति यदि किसी वस्तु को, आप लिखिए, कोई भी व्यक्ति यदि किसी वस्तु को तभी खरीदेगा जब उसको जिस वस्तु का मूल्य उतना ही मूल्य होना चाहिए जितने मूल्य में वह खरीद सके, तभी वह व्यक्ति खरीदेगा। यानी कोई भी व्यक्ति किसी वस्तु को तभी खरीदेगा जब जितने मूल्य में वस्तु बिकना चाहिए उतने ही मूल्य में वस्तु बिक रही हो। तो ठीक, ये था। अब 13 का उत्तर है, एक पूर्ण प्रतियोगिता बाजार में संतुलन उसके संतुलन बिंदु पर स्थापित होता है। क्या था? पूर्ण प्रतियोगिता बाजार में जो संतुलन होता है, संतुलन बिंदु पर ही स्थापित होता है। मांग तथा पूर्ति के सापेक्षिक प्रभाव के कारण जिस बिंदु पर मांग व पूर्ति की मात्रा एक दूसरे के बराबर हो जाती है वही बिंदु संतुलन बिंदु होगा। यानी
मांग और पूर्ति के सापेक्षिक जो प्रभाव होते हैं उसके कारण जिस बिंदु पर मांग और पूर्ति की मात्रा एक दूसरे के यदि बराबर हो जाती है तो वही बिंदु संतुलन बिंदु होगा तथा उस बिंदु पर मूल्य संतुलन मूल्य होगा और उस बिंदु पर जो मूल्य होगा वह संतुलन मूल्य होगा एवं उस बिंदु पर मांगी गई मात्रा संतुलन अथवा साम्य मात्रा होगी और उस बिंदु पर जो मांगी गई मात्रा होती है वह संतुलन या साम्य मात्रा होगी। तो ये था प्रश्न नंबर आपका 13। अब चलिए प्रश्न नंबर 14 की तरफ। दोस्तों इसी क्रम में आपका प्रश्न नंबर 14 है। 14 प्रश्न नंबर क्या कह रहा है कि अवसर लागत का अर्थ लिखिए, यानी अवसर लागत का अर्थ लिखिए। अवसर लागत क्या होता है, अवसर लागत किसे कहते हैं। चलिए अब देख लेते हैं प्रश्न नंबर 14 का उत्तर। प्रश्न नंबर 14 का उत्तर आपका है, उत्तर क्या है 14 का, यह प्रश्न नंबर 14 का उत्तर है। उत्तर में लिखेंगे वास्तविक लागत से अभिप्राय उन सभी कष्टों, प्रयत्नों तथा त्यागों से है जो किसी वस्तु के उत्पादन में करने पड़ते हैं। वास्तविक लागत या अवसर लागत, या तो वास्तविक लागत कहे या अवसर लागत कहे, आपको बात एक ही समझना है, ठीक। वास्तविक लागत या अवसर लागत से अभिप्राय उन सभी कष्टों, सभी कष्ट, जो भी कष्ट किए जाते हैं, जो भी प्रयत्न किए जाते हैं किसी चीज़ को पाने, जो भी त्याग किया जाता है अपने जीवन में किसी चीज़ को पाने के लिए, जो किसी वस्तु के उत्पादन में करने पड़ते हैं। अब किसी वस्तु को पाने के लिए करने पड़ते हैं, जैसे वस्तु का उत्पादन करने के लिए मजदूरों को श्रम के रूप में त्याग करना पड़ता है। मजदूर को बहुत ही त्याग करना पड़ता है, मेहनत करना पड़ता है, किसमें, मजदूर यानी श्रम और काम करने के रूप में। फिर दूसरा उदाहरण है, जैसे मतलब उदाहरण ही होता है, पूंजीपतियों को आवश्यक पूंजी प्रदान करने हेतु प्रतीक्षा या उपभोग स्थान के रूप में कष्ट उठाना पड़ता है। अब जो बड़े आदमी होते हैं, पूंजीपति होते हैं, उनको उपभोग यानी जो वस्तु खरीदते हैं उसके लिए अगर वस्तु नहीं होगा तो कष्ट उठाना पड़ता है, तो उसे हम वास्तविक लागत या अवसर लागत कहते हैं। तो ऐसी स्थिति जहाँ पर हो तो उसे हम अवसर लागत या वास्तविक लागत कहते हैं। प्रश्न नंबर 15 आपका है, राष्ट्रीय आय से आप क्या समझते हैं। राष्ट्रीय आय से आप क्या समझते हैं, राष्ट्रीय आय क्या होता है। तो चलिए आप देख लेते हैं राष्ट्रीय आय के बारे में। प्रश्न नंबर 15 का उत्तर, आप इस क्वेश्चन को अपने कॉपी में लिख लीजिए या याद कर लीजिए। क्या, राष्ट्रीय आय से आप क्या समझते हैं, यानी राष्ट्रीय आय क्या होता है। दोस्तों इतना समय हो गया, अभी तक मैंने आपको ये नहीं कहा सब्सक्राइब करने के लिए। दोस्तों ये आपका है राष्ट्रीय आय से आप क्या समझते हैं, तो इसका उत्तर है प्रश्न नंबर 15, जो राष्ट्रीय आय है प्रश्न 15 का उत्तर है। तो दोस्तों यदि आप चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। सबसे जाने जी पूरा क्यों लिखे, सब्सक्राइब कर दीजिएगा, एक लाइक कीजिएगा वीडियो को और कमेंट कीजिएगा, और अच्छा लगे तो शेयर कर दीजिएगा अपने व्हाट्सएप, फेसबुक, जहाँ पर भी आपको लगे, इंस्टाग्राम हो, आप वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा ताकि हम आपके लिए इसी तरह की वीडियो लाते रहें और प्रतिदिन लाता रहता हूँ। देखिए महामैराथन क्लास, जिस तरह से मैं आपको समझाकर पूरे सभी प्रश्न बहुविकल्पी, अति लघु उत्तरी, लघु उत्तरी, दीर्घ उत्तरी प्रश्न का उत्तर बताता हूँ, ऐसी यूट्यूब पर बहुत ही कम वीडियो आपको उपलब्ध होंगे कि जो आपको समझाकर बताएंगे या क्वेश्चन लिखकर फटाफट चले जाएंगे। तो ऐसा मैं नहीं करता हूँ, मैं जो कहता हूँ वही करता हूँ। ऐसा नहीं कि मैंने आपको बोल दिया कि मैं पूरा महामैराथन करा रहा हूँ, उसके बाद पता लगा कि बहुविकल्पी, अति लघु उत्तरी करा के लघु उत्तरी, दीर्घ उत्तरी कराया ही नहीं, बोल दिया कि अगले वीडियो में, इस वीडियो में, इसमें। तो ऐसा काम नहीं करना है, जो करना है साफ सुथरा काम करना है। इसलिए आप यदि टॉपर बनना चाहते हैं तो आप अच्छे से पढ़ाई कीजिए, ताकि अब जब चैनल को आप सब्सक्राइब कर देंगे तो सबसे पहले जो वीडियो मैं बनाऊंगा सबसे पहले आपको मिलेगा, बाकी सबको भी मिलेगा तुरंत, लेकिन आप सब्सक्राइब कर देंगे तो आपके पास तुरंत यह वीडियो नोटिफिकेशन चला जाएगा और यह वीडियो आप तुरंत देख सकते हैं, कोई भी वीडियो मैं बनाऊँ। यदि आपका कोई डाउट हो, यानी कोई डाउट हो, कोई आपको कुछ पूछना हो, तो इसी वीडियो पर आप कमेंट कीजिएगा, चाहे किसी वीडियो पर कमेंट कर दीजिए। किसी भी सब्जेक्ट पर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर चाहिए, आपका कोई भी सब्जेक्ट हो, आर्ट्स से रिलेटेड, इंग्लिश, हिंदी, कोई भी सब्जेक्ट हो, आप कमेंट कीजिएगा, मैं आपको इस टॉपिक पर वीडियो
लाकर दे दूंगा। तो देखिए अब था राष्ट्रीय आय से आप क्या समझते, लिखेंगे राष्ट्रीय आय का आशय एक वर्ष की अवधि में निजी एवं सार्वजनिक क्षेत्र में उत्पन्न होने वाली वस्तुओं एवं सेवाओं के अंतिम बाजार मूल्य के योग से है। अब देखिए राष्ट्रीय आय क्या कह रहा है कि राष्ट्रीय आय का एक वर्ष के अवधि में यानी एक साल के समय, एक साल के वर्ष में, यानी एक साल की अवधि मतलब एक साल में, चाहे वह निजी हो, चाहे वह कोई व्यक्ति कोई चीज़ लगाया हो, कोई अपना संस्था खोला हो, चाहे वह सरकारी हो, सार्वजनिक क्षेत्र में उत्पन्न हो, वस्तु हो, सेवा हो, वस्तु हो या सेवा हो, सेवा मतलब जो कोई कार्य करता है, वस्तु मतलब कोई वस्तु होती है, या अंतिम बाजार के मूल्य के योग से है। और अंतिम बाजार यानी बाजार के जो अंतिम मूल्य है, सबसे लास्ट मूल्य है, इसी के सभी को यदि जोड़ दिया जाए तो उसी को हम राष्ट्रीय आय कहते हैं, जिसमें विदेशी आय भी सम्मिलित है। और इसी में राष्ट्रीय आय में विदेशी आय को भी सम्मिलित किया जाता है। विदेशी आय मतलब जो दूसरे देश से यहाँ पर आते हैं लोग, टैक्स लगता है, तो इस तरह से विदेशी आय होता है। दूसरे शब्दों में एक वर्ष की अवधि में उत्पादन के साधनों को प्राप्त होने वाली प्रतिफल, लाभ, लागन, ब्याज, वेतन, मजदूरी के योग को राष्ट्रीय आय कहते हैं। यानी एक वर्ष के समय में, एक साल में होने वाला उत्पादन के साधनों से प्राप्त होने वाला, अब कोई उत्पादन के साधन उससे प्राप्त होने वाला, चाहे प्रतिफल हो, चाहे प्रतिफल मतलब किसी व्यक्ति का जो जिसने जो कार्य किया तो उसको फल जरूर मिलेगा, प्रतिफल, लाभ, लागन कितना लगान, लगान कितना लगाया है, ब्याज कितना ब्याज मिला है, वेतन कितना वेतन पाया, मजदूरी कितना पाया, इन सभी को यदि जोड़ दिया जाए किसी व्यक्ति के, हर चीज़ें जो कार्य कर रहा है वह लाभ पा रहा है, लगा रहा है, तो उसी को हम एक वर्ष में अगर यदि इसको इकट्ठा कर लिया जाए पूरे टैक्स को, हर तरह से पूरे को, तो उसी को हम राष्ट्रीय आय कहते हैं। तो ये था प्रश्न नंबर 15 का उत्तर। चलिए अब देख लेते हैं प्रश्न नंबर 16। प्रश्न नंबर 16 आपका है, प्रश्न 16 कर वस्तु विनिमय प्रणाली के कोई 3 दोष लिखिए। जो वस्तु विनिमय मतलब वस्तु का लेन देन करना, तो इसके कोई 3 दोष लिखिए। इसके 3 दोष क्या है? तो प्रश्न नंबर 16 है वस्तु विनिमय प्रणाली के कोई 3 दोष लिखिए। चलिए अब देख लेते हैं वस्तु विनिमय प्रणाली के 3 दोष। प्रश्न 16 है वस्तु विनिमय प्रणाली के 3 दोष। अब यह 16 प्रश्न नंबर 16 का उत्तर आपको लिखना है। पहला क्या लिखना है, इसमें हेडिंग डालना है, भविष्य के लिए वस्तु के मूल्य का अनुमान लगाना कठिन। यानी भविष्य के लिए वस्तु का मूल्य के, भविष्य में वस्तु का मूल्य क्या होगा, क्या आप अनुमान लगा सकते हैं? नहीं लगा सकते, तो अनुमान लगाना कठिन होता है। बहुत से सामाजिक लेन देन इस प्रकार के होते हैं जिनका भुगतान तुरंत ना होकर भविष्य में किया जाता है। यानी जिनको हम पैसा तुरंत नहीं देते हैं, बाद में देते हैं कि अभी नहीं है, बाद में ले लीजिएगा। तो इस तरह से, इस तरह की वस्तुओं को, ऐसे चीज़ों को हम क्या कहते हैं? भविष्य में, भविष्य के लिए वस्तु के मूल्य का अनुमान लगाना कठिन होता है। कि आज टमाटर 20 रुपये किलो है तो कल ज़रूरी नहीं है कि कितना हो जाएगा, भविष्य में 15 दिन बाद, 10 दिन बाद, 1 महीने बाद क्या रेट होगा। तो यह आपका वस्तु विनिमय प्रणाली का पहला दोष यही है कि भविष्य के लिए वस्तु के मूल्य का अनुमान लगाना कठिन। 3 लिखना था। अब दूसरा आपका क्या कह रहा है? दूसरा है मूल्य निर्धारण करने में, देखिए यहाँ पर का काट दीजिए आप, डबल लिखा गया, मूल्य निर्धारण करने में कठिनाई। इस प्रकार के प्रणाली के अंतर्गत वस्तुओं के मूल्य मापने की कोई सर्वमान्य माप नहीं होती है। वस्तु के मूल्य नापने की कोई सर्वमान्य मूल्य नहीं, कोई भी माप नहीं होता। किसी वस्तु का मूल्य कैसे नापे? वह व्यक्ति देखता है कितना लागत हुआ है, कितना, मतलब हर तरह से जब देख लेता है तो वह अपने बचत के हिसाब से किसी वस्तु का मूल्य निर्धारण करता है। इसलिए कठिनाई यह है कि कोई भी माप विधि नहीं आई है, कोई मापने की विधि नहीं आई है कि हम कैसे मापें कि इसका दाम कितना होगा। तो अपने मन से कोई भी व्यक्ति मूल्य निर्धारण करता है, इसलिए मूल्य निर्धारण करने में कठिनाई आती है। तीसरा है सेवाओं का विनिमय असंभव। सेवाओं का विनिमय यानी सेवा करना, किसी वस्तु को सेवाओं यानी किसी वस्तु को देने का
असंभव। वस्तु विनिमय प्रणाली के अंतर्गत सेवाओं का आदान प्रदान करना असंभव प्रतीत होता है। यानी वस्तुओं का लेन देन करना थोड़ा कठिन, असंभव प्रतीत होता है, कठिन प्रतीत होता है। यह ऐसा कहा गया किसमें? वस्तु विनिमय प्रणाली में। तो ये था प्रश्न नंबर 16, वस्तु विनिमय प्रणाली में होने वाली 3 दोष। दोष पूछे या 3 कठिनाइयाँ पूछे या दोष पूछे, आपको यही लिखना है। आपका प्रश्न नंबर अगला है प्रश्न नंबर 17 प्रश्न नंबर क्या कह रहा है? सीमांत उपभोग प्रवृत्ति क्या है? क्या कह रहा है प्रश्न नंबर 17 कि सीमांत उपभोग प्रवृत्ति क्या है? तो चलिए आप प्रश्न 17 का उत्तर देख लेते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, ये रहा आपका प्रश्न नंबर 17 का उत्तर। सीमांत उपभोग प्रवृत्ति पूछा था, तो हेडिंग क्या है? सीमांत उपभोग प्रवृत्ति, MPC, इंग्लिश में इसे कहते हैं शॉर्टकट MPC। यानी MPC का फुल फॉर्म क्या होता है? मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। ठीक, तो देखिए है क्या यह सीमांत उपभोग प्रवृत्ति? यह समाज में लोगों की आय में हुए परिवर्तन के परिणाम स्वरूप उपभोग व्यय में हुए परिवर्तन के अनुपात को दर्शाती है। अर्थात सीमांत उपभोग प्रवृत्ति मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम से उपभोग में परिवर्तन डेल्टा C तथा आय में परिवर्तन डेल्टा Y के अनुपात को प्राप्त किया जाता है। सूत्र के अनुसार MPC बराबर उपभोग में परिवर्तन ब्रैकेट में डेल्टा C बटे आय में परिवर्तन डेल्टा Y। यानी समाज में जो भी व्यक्ति हैं उसके आय में जो भी परिवर्तन होता है और परिवर्तन के अनुपात को दर्शाता है। परिणाम स्वरूप उपभोग की व्यय में हुए परिवर्तन के अनुपात को दर्शाती है। अर्थात सीमांत उपभोग प्रवृत्ति यानी समाज में जो भी आय हो रही, किसी व्यक्ति की कोई आय है, अब उसके आय में क्या परिवर्तन हो रहा है, क्या घट रहा है, क्या बढ़ रहा है, तो इसी को जो दर्शाता है उसी को हम सीमांत उपभोग प्रवृत्ति कहते हैं। तो चलिए प्रश्न नंबर ए था आपका 17, प्रश्न 17 का उत्तर हो गया। चलिए प्रश्न नंबर अगले की तरफ। तो प्रश्न नंबर भी आपका 17 भी कंप्लीट हो गया। अब यह आपका रहा प्रश्न नंबर 18। क्या है? शक्तिशाली मुद्रा का अर्थ स्पष्ट कीजिए। क्या है? उच्च शक्तिशाली मुद्रा का अर्थ स्पष्ट कीजिए कि उच्च शक्तिशाली मुद्रा का अर्थ क्या होता है। तो प्रश्न नंबर 18 का चलिए उत्तर देख लेते हैं। अब ये रहा आपका प्रश्न नंबर 18। प्रश्न 18 है, प्रश्न 18 का उत्तर क्या है कि उच्च शक्तिशाली मुद्रा का अर्थ, हेडिंग डालेंगे, लिखेंगे उच्च शक्ति मुद्रा उस मुद्रा को कहते हैं जो जनता के पास करेंसी के रूप में, बैंकों के सुरक्षित कोष के रूप में तथा केंद्रीय बैंक के पास अन्य जमाओं के रूप में सुरक्षित होती है। यानी उच्च शक्तिशाली या उच्च शक्ति मुद्रा क्या होता है? जो किसी भी व्यक्ति के, मान लीजिए कोई व्यक्ति का पैसा है, वह बैंक में जमा है, तो बैंक में जमा जो भी पैसा होता है वह उसका पैसा क्या होता है? सुरक्षित होता है। उसी को हम उच्च शक्ति मुद्रा या उच्च शक्तिशाली मुद्रा के नाम से जानते हैं। उच्च शक्तिशाली मुद्रा केंद्रीय बैंक तथा सरकार द्वारा सृजित की जाती है। अब देखिए आगे क्या है? तथा सरकार सृजित, आगे आपको लिखना है, इसी में ही आपको लिखना है इतना, क्योंकि 50 शब्द आपको लिखना है। आगे क्या है? सुरक्षित होती है। उच्च शक्तिशाली मुद्रा केंद्रीय बैंक तथा सरकार द्वारा सृजित की जाती है। या तो उच्च शक्तिशाली मुद्रा के अंतर्गत किसी जनता के व्यक्ति की पैसा सरकार द्वारा, यानी सरकार के कहने पर सरकार द्वारा केंद्रीय बैंक में रखा जाता है। अब इसका सूत्र क्या है? उच्च शक्ति मुद्रा बराबर बैंकों के कुल रिजर्व प्लस जनता के पास ई करेंसी, ब्रैकेट में ई करेंसी के अंतर्गत चाहे जनता के पास चाहे नोट हो प्लस सिक्के, चाहे नोट हो और चाहे सिक्का हो, दोनों को रखा जा सकता है। यानी उच्च शक्तिशाली मुद्रा का अर्थ यह होता है कि कोई भी व्यक्ति के पास यदि जनता के पास पैसा है, वह पैसा अपना बैंक में ले जाकर जमा करेगा। तो इसी तरह की जो प्रक्रियाएं चलती है वह चाहे केंद्रीय बैंक में हो तो सभी किसके अंतर्गत आता है? तो सभी जनता के,
सभी सरकार के अंडर में आता है। सरकार सब जान रहा है कि सरकार यदि चाहे तो बैंक के पैसे में यानी पैसे पर रोक भी लगा सकता है कि इनका नहीं निकलेगा यदि ज़्यादा है, यदि उसको कोई गलत शक है। तो इस तरह से ये था उच्च शक्तिशाली मुद्रा का अर्थ है। अब चलिए आगे देखते हैं अगला प्रश्न। देखिए ये था आपका कौन सा, अति लघुत्तरी प्रश्न। कौन सा प्रश्न? अति, देखिए कौन सा था ये आपका, अति लघु उत्तरीय प्रश्न। अति लघु उत्तरीय प्रश्न, अति लघु उत्तरीय प्रश्न। टोटल कितने प्रश्न थे? तो टोटल यहाँ पर आपके 8 प्रश्न थे, यानी 3 × 8 = 24। टोटल यहाँ से कितने नंबर हो गए? 24 नंबर कंप्लीट हो गए और मात्र 50 शब्दों में एक प्रश्न का उत्तर देना था। अब अगला आएगा 18 के बाद 19 से आपका शुरू होगा। कितना? प्रश्न नंबर 19 से लेकर